बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू ही 1.5 महीने पहले करते हैं, 2 महीने पहले करते हैं। हम्म, जबकि बच्चे जो एग्जाम्स निकालते हैं, आप उनको देखो तो वो जनरली, जिसको पता है मेरे को इस बार निकालना है और वो निकालता है, वो छह हम्म, छह महीने लगाता रहता है समय। हाँ, वो एक अलग बात है, आप उससे पूछो तो वो ये कह सकता है कि नहीं, मैंने तो प्रॉपर तैयारी पिछले 3 महीने में शुरू करी। बट एक्चुअली प्रॉपर तैयारी का मतलब है जब उसने फोकस होके एग्जाम के बारे में सोच रहा था। तैयारी तो वो राइट। 6 महीने से कर ही रहा है। हम्म, तैयारी तो हो सकता है साल भर से भी कर रहा हो। तो हम लोग काफी बार सुनना भी यही चाहते हैं, कोई हमको बस ये कह दे कि नहीं यार, 15 दिन में पेपर निकल सकता है, तो अभी जाके और खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए यूजीसी संस्थान का निर्माण हुआ, और यूजीसी को लगा कि अब एक इम्पोर्टेंट फैसला हम लोगों को लेना है कि आगे जो इंडिया को बढ़ाएगा वो दो चीजें बढ़ा सकती हैं, एक रिसर्च और दूसरा अच्छी फैकल्टीज। क्योंकि जहां शिक्षा नहीं होगा वहां पे बढ़त नहीं हो सकती। तो ऐसे में यूजीसी ने दो इन अहम फैसले के लिए एक एग्जाम बनाया, जिस एग्जाम को हम जानते हैं नेट जेआरएफ के नाम से। सेम चीज सोशल मीडिया के साथ है, या ऐसी कोई भी चीज हम्म, जो अचानक से छोड़ दी जाए, जिसके बिल्कुल। साथ में बॉडी कंफर्टेबल हो चुकी है, उसको एकदम से छोड़ना कुछ ना कुछ चैलेंजेस ही क्रिएट करेगा, ना कि हम्म, समाधान। जब राइट। आपकी सारी एनर्जी आपके नेगेटिव चीजों को होल्ड करने में लग गई, तो पॉजिटिव चीजों के लिए एनर्जी नहीं बचती। एंड एग्जाम हम्म, एक ऐसी पॉजिटिव चीज है जिसके लिए स्ट्रेंथ फोकस होना बहुत जरूरी है। आसान काम नहीं है पढ़ना, पर आपने ताकत तो अपनी लगा दी बाकी चीजें रोकने में। इसलिए जो भी हम्म। करो धीरे धीरे छोड़ो, प्लानिंग के साथ। वेलकम टू बियॉन्ड द सर्फेस पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय कॉग्निफाई स्टूडियोज। आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं अमित पवार जी। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आप यहाँ पर आए तो इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने टाइम दिया यहाँ पर आने के लिए। मैं थोड़ा सा अमित सर के बारे में बता देता हूँ। मैं इनकी खुद वीडियोस देख देख करके काफ़ी कुछ सीखा हूँ। ये पढ़ाते हैं, ही हैज़ बीन ए पीएचडी स्कॉलर एंड ही इज़ ऑल्सो ए फाउंडर ऑफ पावर विद इन। ये एक साइकोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है जो कि लोगों को, बच्चों को पढ़ाता है, उनको मार्गदर्शन देता है, उनको बताता है, पढ़ाता है एंड एवरीथिंग। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशली फॉर साइकोलॉजी किड्स। एंड सर तो वैसे भी काफ़ी सारे बहुत पॉपुलर हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ही हैज़ हिज ओन बुक फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स, फॉर एमफिल एग्ज़ाम, फॉर पीएचडी एग्ज़ाम, एनटीए नेट के एग्ज़ाम। आज का जो हमारा स्पेशल जो होने वाला है पॉडकास्ट, इट विल रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक ऑफ एनटीए नेट। तो हम लोग सर से बात करेंगे, हम सर से पूछेंगे बहुत सारे सवाल, और कुछ सवालों से मतलब ऐसे भी सवाल पूछेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर के एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड है। एंड वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे आए इस फील्ड में, वो पावर विदिन कैसे स्टार्ट किया, ये सारा कुछ उसके बारे में होने वाला है, राइट? सो जंपिंग डायरेक्ट टू अमित सर, आई विल आस्क हिम टू जस्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्षित, पहले तो आपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं यूजुअली जब भी मतलब कोई भी व्यक्ति अप्रोच करता है प्रोग्राम के लिए, तो मेरा राइट। सबसे पहले इंक्लिनेशन ये होता है कि मैं मना कर दूं। ये मतलब लेकिन काफी बार क्या रहता है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो किसी ना हुँ, किसी तरीके से मन को भा जाता है। वो राइट। चाहे फर्स्ट इंटरेक्शन में हो, चाहे किसी भी तरीके से। सो जब हर्षित ने अप्रोच करा, मेरी जुबान से मेरे दिमाग में ना था और जुबान से मेरे हाँ निकल गया। तो अरे! उसमें काफी सारा श्रेय जो है वो हर्षित को जाता है, कि क्योंकि थैंक यू, मुझे ऐसा थैंक यू, लगता थैंक है यू। कि जब सही व्यक्ति आता है तो समय अपने आप निकल जाता है, और वैसे ही यहाँ बिल्कुल, पे रहा। सो आई एम बिल्कुल। रियली इन ग्रेट डेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जब भी बच्चों से बात करने का मौका मिले, नए यंग माइंड से मिलने का मौका रहता है फील्ड में, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। बाकी मेरे बारे में हुँ, बात करते हुए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित पवार।
एंड करंटली आई एम द डायरेक्टर एट पावर विद इन साइकोलॉजी। और हम लोग जो है पावर विद इन वो साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स को एम्पावर करने के लिए 2018 से जी जान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हर कदम हमारा इसी कोशिश में रहता है कि किस तरीके से बच्चों को फील्ड के बारे में जानकारी दें, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराएं, और किस तरीके से साइकोलॉजी को यूज करके एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ, वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में अ, आज आप लोगों से मौका मिलेगा बातचीत करने का, और नेट जेआरएफ के बारे में जितना कुछ हो सकता है जो मैं मीनिंगफुली आपको दे सकूं, मेरा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच हर्षद। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इस बात के लिए थैंकफुल रहूँगा कि आपने एटलीस्ट हाँ बोल दिया और टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, अब हम चलते हैं लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूजीसी नेट है क्या। ठीक है, यूजीसी के बारे में सर थोड़ा सा पहले बताइए, फिर उसके बारे में एनटीए के बारे में बात करेंगे, फिर नेट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब भी हम लोग नेट जेआरएफ एग्जाम की बात करते हैं, तो पिछले 2-3 सालों से पहले ये कहलाता था यूजीसी नेट जेआरएफ, लेकिन पिछले हम्म। 2-3 सालों से हम इसको कहते हैं यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ। तो यूजीसी आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जो बेसिकली हायर एजुकेशन से संबंधित सारे फैसले, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और क्वालिटी को मैनेज करते हैं। तो किन यूनिवर्सिटीज पे कौन से कोर्सेज पढ़ाने के अधिकार हैं, फैकल्टीज की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, फर्दर रिसर्च के लिए क्या गाइडलाइंस बननी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें यूजीसी देखता है। किस संस्थान को यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है, ये भी अधिकार यूजीसी ही ग्रांट करता है। तो इसके लिए यूजीसी संस्थान का निर्माण हुआ, और यूजीसी को लगा कि अब एक इंपॉर्टेंट फैसला हम लोगों को लेना है कि आगे जो इंडिया को बढ़ाएगा वो दो चीजें बढ़ा सकती हैं, एक रिसर्च और दूसरा अच्छी फैकल्टीज। क्योंकि जहां शिक्षा नहीं होगा वहां पे बढ़त नहीं हो सकती। तो ऐसे में यूजीसी ने दो इन अहम फैसले के लिए एक एग्जाम बनाया, जिस एग्जाम को हम जानते हैं नेट जेआरएफ के नाम से। तो नेट एग्जाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, जो कि फैकल्टीज के लिए हुआ, और जेआरएफ आपका फेलोशिप, आपकी सपोर्टिव अमाउंट गवर्नमेंट आपके रिसर्च को एड करने के लिए देती है, ताकि 4-5 साल जब आप एडवांस्ड रिसर्च में अपने आप को लगाएंगे, तो उन 4-5 साल में आपको एक पल भी ये ना लगे कि भाई मुझे जॉब करना चाहिए ताकि मैं खुद को, फैमिली को या अपने करियर को सपोर्ट कर सकूं। तो इस तरीके से यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का गठन होता है। फिर पिछले कुछ टाइम से, जैसे सन 2019 की अगर हम बात करते हैं, तो वैसे तो 2018 में ही हो गया था। दिसंबर 2018 का जो एग्जाम था उसमें हमें एनटीए की झलक देखने को मिल गई थी। बट ऑफिशियली 2019 से नेट जेआरएफ के एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए मैनेज करता है। पहले ये एग्जाम सीबीएसई संभाला करता था, यानी कि यूजीसी कहती थी कि एग्जाम कंडक्ट होना है, और सीबीएसई अपने बिहाफ पे एग्जाम कंडक्ट करता था। लेकिन सीबीएसई के लिए ओवरवेलमिंग होता चला गया जैसे जैसे कैंडिडेट्स बढ़ते चले गए। तो ऐसे में सरकार को लगा कि अब एक समय है भारत में बदलाव का, कि बच्चों के स्किल्स को क्यूरेट करने के लिए एक एग्जाम चाहिए जो बच्चे के अंदर राइट स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ, जो आज के समय में भारत के सभी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। और आने वाले टाइम में जो कुछ एग्जाम्स बच गए हैं वो सब भी एनटीए के अंडर आ जाएंगे। आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने इंडिपेंडेंट एग्जाम कराती है, मगर अगर हम बहुत बैकग्राउंड में जाके चेक करें तो उसको कंडक्ट एनटीए कराता है आज भी। तो धीरे धीरे आपके सारे एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट कराएगा। उसी तरीके से नेट जेआरएफ का एग्जाम भी सन 2019 से ऑफिशियली एनटीए कंडक्ट करा रहा है, जिसके बाद काफी सारे बदलाव आपको नेट एग्जाम के पैटर्न में देखने को मिलते हैं। जी। राइट। सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि यूजीसी क्या है, एनटीए क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, रिसर्च के बारे में बताया, फेलोशिप के बारे में बताया। बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया। अच्छा, हमें ये बात जन करनी चाहिए कि ये यूजीसी नेट का जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है, ये है किसके लिए? कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो कंफ्यूजन भी लेके आती है नेट जेआरएफ के एग्जाम से संबंधित,
तो पहले मैं एलिजिबिलिटी की अब बात करना चाहूंगा। कोई भी स्टूडेंट जो मास्टर्स में एंटर कर चुका है, वो व्यक्ति नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकता है। काफी बच्चों को ये लगता है कि मतलब जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन ऐसी जगह जहां पे अभी अवेयरनेस कम है एजुकेशन के अराउंड, नेट जेआरएफ के अराउंड, वहां ये कंफ्यूजन बना रहता है कि एग्जाम हम कब दे सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में एंटर कर चुका है वो नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकता है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में एक लाइन लिखी होती है जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके सर्टिफिकेट में, कि जिस दिन ये सर्टिफिकेट लागू हो चुका है, यानी कि जिस दिन आपको ये दिख रहा है सर्टिफिकेट, उसमें नीचे डेट दी होती है, उस डेट के 2 साल के अंदर आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि अगर आपको लगता है कि आपका मास्टर्स 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में जो भी साइकिल में एग्जाम हो, यानी कि नेट जेआरएफ का एग्जाम 2 बार होता है, एक जून साइकिल में, एक दिसंबर साइकिल में। तो अगर मान लीजिए आपका एनरोलमेंट जनवरी में हुआ है तो जून वाला, अगर आपका अप्रैल मई में एनरोलमेंट हुआ है या जून में एनरोलमेंट हुआ है तो आपका दिसंबर तो वाला। दिसंबर वाला। तो ये दोनों साइकिल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि दूसरा हम्म। चैलेंज बच्चों को आता है जिनकी बैक्स लगती हैं। अगर मान लीजिए बच्चों का बैक लग गया है तो वो आपके 2 साल के पीरियड को खींच देता है, तो आपका नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट नलीफाई हो जाता है। सर्टिफिकेट तो रहेगा आपके पास में, लेकिन जब भी आप उस सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए, तो अगर वो नोटिस हो जाता है कि आपका मास्टर्स इस पीरियड में कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका नेट का सर्टिफिकेट नलीफाई हो जाता है। तो नेट बेसिकली एग्जाम जो है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि लेक्चरर बनना चाहते हैं इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट ओन्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो हायर एजुकेशन में अगर आपको बैचलर्स के बच्चों को पढ़ाना है, मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाना है, अगर आप पीएचडी अपने अंडर भविष्य में कराना चाहते हैं, तो आपके पास में नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पे होना चाहिए। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है नेट, दूसरी होती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो यूजीसी की तरफ से कभी कंपलसरी हो जाती है और कभी वो हट जाती है, वो है पीएचडी। तो अगर आप प्रोफेसरशिप के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि लंबा गोल देखिए और नेट के साथ साथ पीएचडी को भी फोकस में लेके आइए। तो काफी बार कंपलसरी कर हम्म। देते हैं, काफी बार नहीं, लेकिन पीएचडी की वैल्यू हमेशा रहती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के सिलेक्शन में। तो जब आप प्रोफेसर या राइट। लेक्चरर बनना चाहते हैं इंडिया में, तो सबसे पहली परमानेंट पोजीशन जो ज्वाइनिंग की होती है उसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं कहीं पे, तो उसके बाद भविष्य में आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और नई पोजीशन पे जा सकते हैं, वो है एसोसिएट प्रोफेसर और फिर फाइनली प्रोफेसर। तो इसके अलावा अगर नेट है तो आप कुछ टेम्पररी पोजीशंस पे भी पढ़ा सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि गेस्ट लेक्चरर, जिसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता अगर आप परमानेंट के लिए अप्लाई करते हो, मगर आपने जो सीखा उससे वो जरूर आप इंटरव्यू में शेयर कर सकते हैं। दूसरा, एडहॉक पोजीशन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही होता है बट टेम्पररी। तो आपको एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इसका जब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। आपका सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। गेस्ट लेक्चरर में 400 रुपए से लेके आपको 1500 तक पर क्लास का पेमेंट मिलता है। एडहॉक में वही अमाउंट आपकी गवर्नमेंट में 70 to 80,000 पर मंथ होती है, और प्राइवेट में डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, आप कैसे निगोशिएट कर पाते हैं, वो कहीं भी 35,000 से लेके 75,000 के बीच में रहता है। तो ये है नेट के हम्म। एग्जाम का फायदा। और एक ही एग्जाम होता है ये जिसमें अगर हम करंट कट ऑफ्स की बात करें तो मान लीजिए अगर आपने 75% मार्क्स आप अपने लेके आ पाते हैं एग्जाम में, तो आपका नेट प्लस जेआरएफ क्वालिफाई होता है। और मान लीजिए अगर आप 70% मार्क्स लेके आ पाते हैं पेपर में, तो आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है, यानी कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो ये जेआरएफ क्या है? जेआरएफ मतलब, नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यानी कि आप एलिजिबल होते हैं नेशनल लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। नेट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जब मैं कहता हूं, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? वो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि यहां पर
आपका नेट के साथ साथ स्टेट में, जब आप कुछ स्टेट्स में अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कर्नाटका हो गया, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसी स्टेट्स जहां पे रीजनल लैंग्वेज एक कंसर्न है, जहां पे स्टेट यूनिवर्सिटीज रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाती हैं, तो वहां पे नेट के साथ साथ आपको सेट एग्जाम भी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज केवल सेट मांगती हैं, नेट नहीं, और कुछ सेट और नेट दोनों मांगती है। तो सेट मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको किसी एक स्टेट के अंदर एलिजिबल करता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। और नेट हो गया आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको एलिजिबल करता है नेशनल लेवल पे पढ़ाने के लिए। और दूसरा हो गया हमारा JRF। JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो क्योंकि सरकार को काफी दबाव रहता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, कि भाई रिसर्च में बाकी देश आगे निकल रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपने समाज को, अपने देश को बढ़ाने के लिए रिसर्च को एडवांस करने की जरूरत है। तो जो लोग मास्टर्स के बाद में एमफिल या फिर PhD करना चाहते हैं, यानी कि हायर रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आपका JRF की फेलोशिप होती है। तो जो बच्चों का JRF का एग्जाम निकल जाता है, उनको PhD के 5 साल तक, पहले 2 साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 2 साल के बाद में एक इंटरव्यू होता है जिसमें UGC के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आपके डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपके सुपरवाइजर होती हैं। आपको उनको बताना होता है मेरा PhD कितना हो गया, कितना नहीं। और उसके बाद में अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री लगती है आपकी ग्रोथ, तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है JRF से SRF, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, जिसमें आपका स्टाइपेंड थोड़ा सा बढ़ जाता है और आप जूनियर से सीनियर हो जाते हैं, यानी कि ज्यादा एक्सपीरियंस। ज्यादातर लोग जिनका JRF होता है, PhD में एनरोल करते हैं, वो ज्यादातर SRF में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दो नहीं हो पाते। तो ये आपके दो एरियाज हैं, नेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, और JRF एग्जाम आपका रिसर्च फेलोशिप के लिए। इसके अलावा लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि कुछ स्टेट्स जो हैं, वो ना तो अपना सेट एग्जाम कराती हैं, तो ऐसे केस में उनकी खुद की हायर एजुकेशन की बॉडी होती है, एक गवर्निंग बॉडी होती है, जो अपना खुद का एग्जाम कराती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका UPHESC नाम से खुद का एक एग्जाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए इंटरव्यू देना होता है, UPHESC को। और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में आप लेक्चररशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए यूपी की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एलिजिबल होते हैं, सब में नहीं, पर जो कुछ स्पेसिफिक की लिस्ट होती है उनके लिए। तो ये आपके कहलाते हैं बेसिकली PSC एग्जाम्स। तो UPHESC यूपी के लिए, और जैसे हरियाणा उसका आपका हिमाचल प्रदेश के लिए HPPSC एग्जाम्स, इस तरीके से। तो ये एग्जाम्स में आपकी नेट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो नेट होना चाहिए, PhD नहीं चाहिए होती आपको, बस नेट होने से आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इंडिया में 3 कैटेगरी हो गई एग्जाम्स की। नेशनल लेवल की NET, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट के लिए जिसमें रीजनल रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा हैं, जिनमें लैंग्वेज एक काफी बड़ा बैरियर होता है। तो ये सेट एग्जाम आपके 2 भाषाओं में होते हैं, इंग्लिश और उस रीजनल लैंग्वेज में। नेट एग्जाम आपका 2 भाषाओं में होता है, इंग्लिश और हिंदी। और तीसरे हो गए PSC एग्जाम्स, जैसे कि HPPSC, UPHESC, इस तरीके के। तो ये बेसिकली नेट और JRF के आपके एग्जाम्स हैं। राइट सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि UGC नेट के एग्ज़ाम में क्या क्या कुछ होता है, नेट के एग्ज़ाम से क्या होता है, सेट के एग्ज़ाम से क्या होता है, यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो क्या चाहती हैं। एंड सर, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपसे, वो होने वाला है कि जब भी स्टूडेंट्स UGC नेट की तैयारी करते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स उनको मोस्टली देखने को मिलती हैं। सो जब भी हम लोग नेट JRF की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस होता है, वो ये है कि व्यक्ति अपने सब्जेक्ट की तो तैयारी कर लेता है। भाई इतने टाइम से अगर कोई मास्टर्स में कर रहा है, तो या तो उसके पास बैचलर्स में भी साइकोलॉजी रही होगी, बैचलर्स में नहीं थी तो मास्टर्स के दौरान में उसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान में चीजें पढ़ी होंगी। तो साइकोलॉजी की तो समझ होती है, मगर जो ये जनरल एप्टीट्यूड पेपर आ जाता है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें नेट JRF एग्जाम की, तो आपके 2 पेपर्स होते हैं इसके अंदर। एक कंपलसरी पेपर होता है सभी सब्जेक्ट्स का,
जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड नाम से जानते हैं। इसके अंदर 10 आपकी यूनिट्स होती हैं। जैसे अगर हम इन यूनिट्स के नाम की बातचीत करें तो जैसे इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को कितना अंदाजा है पढ़ाने का, सीखने का। पढ़ाने और सीखने के जो स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल रिसर्च का एप्टीट्यूड कितना है आपका, बेसिक चीजें रिसर्च के बारे में कितनी पता है। इंग्लिश चेक करने के लिए आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। आपकी कम्युनिकेशन के बारे में आपको कितना कुछ पता है, तो कम्युनिकेशन के मॉडल्स, सिस्टम्स, की लोगों का नाम, इस तरीके की चीजें। आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, जिसमें आपको बेसिक मैथ्स, यानी कि आपका प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, इस तरीके की चीजें। यही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अगली यूनिट में थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के अराउंड यूज किया जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में। आपका लॉजिकल रीजनिंग। और पिछले जब से एनटीए ने एग्जाम को टेक ओवर किया है और सिलेबस में जब से चेंजेस आए हैं, तो सबसे लास्ट सिलेबस में यूजीसी के चेंज आया था 2017 में, जो कि लागू हुआ था 2019 में। तो आपका ये चेंजेस के साथ में इंडियन साइकोलॉजी पे, इंडियन थॉट पे बहुत हम्म। ज्यादा फोकस करा गया, जो साइकोलॉजी के राइट। एग्जाम्स में भी देखने को मिला और जनरल एप्टीट्यूड के एग्जाम्स में भी। तो लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक कैसे आता है, तो वो पता होना बहुत जरूरी है, और उस पे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ में। आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कितनी चीजें पता है, कंप्यूटर कब शुरू हुए थे, कौन कौन से मॉडल आ चुके हैं, किसका क्या नाम होता है, पेन ड्राइव का क्या काम होता है, ईमेल का क्या काम होता है। इस तरीके से इनके बेसिक फीचर्स, सारी चीजें। इस बार जैसे वर्ड एक्सेल के फॉर्मूलाज के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो धीरे धीरे इन टॉपिक्स को और एडवांस लेवल का करा जा रहा है। साथ ही साथ में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि बेसिक एनवायरनमेंट की कितनी जानकारी है आपको। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन की संस्थानें कब बनी थी, यूजीसी कब बना था, कौन सी संस्थानें किसको देखती हैं, डिजिटल इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं, और एजुकेशन लर्निंग में क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ये सारे के सारे आपके 10 चैप्टर्स के अंदर आते हैं। हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन फिक्स्ड आते हैं। ये रिटर्न है कि आपके 5 फिक्स्ड आते हैं। जब से एनटीए ने लिया है, कुछ क्वेश्चंस में ऊपर नीचे भी हो जाता है, कुछ यूनिट में कम, कुछ यूनिट में ज्यादा। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 10 यूनिट, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन जनरली, और टोटल आपके 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन सही होने के 2 नंबर, तो यानी कि 100 मार्क्स का आपका नेट जेआरएफ का पेपर 1 का मार्क्स होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी पेपर। दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजी। तो अगर हम साइकोलॉजी की बातचीत करें, तो साइकोलॉजी में 10 यूनिट आती है, कुछ फिक्स नहीं है किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, हर सही क्वेश्चन पे 2 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग। इसके साथ में इसके अंदर हम लोगों को 10 यूनिट प्रिपेयर करनी होती है। पहली यूनिट होती है आपकी हम्म। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग जनरली वेस्टर्न साइकोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई, इंडियन साइकोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई, और ईस्टर्न सिस्टम्स यानी कि इंडियन सिस्टम साइकोलॉजी के हमें वो भी पढ़ने पड़ते हैं। भागवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, और बहुत डेप्थ हम्म। में क्वेश्चंस आते हैं इनसे। उसके बाद में हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स पार्ट, जिसके अंदर बेसिक रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और आपकी काफी एडवांस लेवल की स्टैट्स। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसके अंदर आपका बेसिक टेस्टिंग के क्वेश्चंस और थोड़े से एडवांस लेवल के आइटम एनालिसिस के, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के बेसिक क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि पैराग्राफ के फॉर्म में दिए जाते हैं। एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन में आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं आती हैं, लेकिन समझ होना बहुत जरूरी है एडवांस की, ताकि उन बेसिक को भी करा जा सके। फिर उसके बाद में आपका आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर जनरल चीजें बायोसाइकोलॉजी की पढ़नी होती है, कि बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन कैसे बातचीत करती है, न्यूरॉन के अंदर कैसे चीजें घटती हैं। उसके बाद में मेजरली इसके अलावा कौन कौन सी सेल्स होती हैं। फिर हम लोग ब्रेन की बातचीत करते हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट किसके लिए यूज किया जाता है, कितने लोब्स होते हैं, हर लोब्स का काम क्या होता है। काफी रिगरस क्वेश्चंस आपके बायोसाइकोलॉजी से आते हैं हम लोगों के। इसके अलावा जनरल एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, आपके रिसर्च मेथड्स जो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी का कनेक्शन बिहेवियर से पढ़ने के लिए यूज करे जाते हैं, वो स्लीप, स्लीप डिसऑर्डर्स,
ये कॉन्शियसनेस, ये चीजें आपकी यूनिट 4 के अंदर आती है। फिर आपका यूनिट 5 आता है जनरल, जिसमें आपका जनरल साइकोलॉजी कहलाता है, जिसके अंदर आपका अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, इवन साइकोफिजिक्स भी आता है, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये सारी चीजें सारे थियरी बेस्ड हैं। अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो सबसे सिंपल यूनिट यूनिट 5 है पेपर की। उसके बाद में यूनिट 6 आपका थिंकिंग, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, जिसके अंदर क्रिएटिविटी की थियरी से क्वेश्चन आते हैं, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आते हैं, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरीके की चीजों से। फिर आपका 7वीं यूनिट होती है पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस, कोपिंग, जिसमें आपके काफी क्वेश्चंस पर्सनालिटी से, इमोशन से, स्ट्रेस पे, जीएस मॉडल पे हर बार क्वेश्चन आता है, इस तरीके से। फिर 8वीं यूनिट आपकी सोशल साइकोलॉजी की होती है, जिसके अंदर जनरल चीजें, सोशल साइकोलॉजी भी एक इजी यूनिट है, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा चीजें। तो आपका सोशल कॉग्निशन से क्वेश्चंस आएंगे, आपके सारे के सारे सोशल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाएंगे, आपको जनरल बैकग्राउंड सोशल साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, ग्रुप डायनेमिक्स, लीडरशिप, ये सारी चीजें आनी चाहिए। फिर आपका यूनिट 9 आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस, जिसके अंदर दो हिस्सों में यूनिट बटी होती है। पहला डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो हम जनरली पढ़ते हैं, और दूसरा आपका थेरेपीज और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, उसके लिए। तो ये दो सेगमेंट में आपकी चीजें पूछी जाती हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरवेंशन के अंदर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्लस थेरेपीज। और उसके बाद में यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज, जिसके अंदर जो फील्ड के नए एरियाज हैं, जैसे जेंडर पे काम हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन पे काम हो रहा है, पॉवर्टी पे काम हो रहा है, ह्यूमन डिसेबिलिटी पे काम हो रहा है, रिहैबिलिटेशन पे काम हो रहा है, साथ ही साथ में आपका हेल्थ हो गया, पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी किस तरीके से मिलती है, ये सारी की सारी चीजें आपकी यूनिट 10 के अंदर आती है। तो इस तरीके से 10 यूनिट का आपका सिलेबस रहता है पेपर 2 का, 10 यूनिट का पेपर 1 का, टोटल 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 300 आपके रहते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर। पैटर्न अगर हम देखें क्वेश्चंस का, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा चैलेंज आता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वहां से शुरू हुआ था कि बच्चों को कहाँ चैलेंज आता है, बच्चों को चैलेंज आता है इस डेप्थ को कवर करने में, सबसे पहला हम्म। चैलेंज। क्योंकि हर यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को देखें, तो समय के साथ में बहुत गहराई में क्वेश्चंस जा रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। या तो आपको आता है कॉन्सेप्ट या नहीं आता, इस बात पे सवाल टिक जाता है। तो यानी कि आपका पेपर 2 साइकोलॉजी खासकर एक पावर टेस्ट होता है। यानी कि शुरू के कुछ एग्जैक्टली। क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं, फिर मॉडरेट के, और काफी क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाते हैं उनके। तो हम्म। अगर जनरली नेट और जेआरएफ में क्या फर्क होता है, नेट में तुक्का चल जाता है काफी बार, आपको नहीं आता, पर थोड़ा बहुत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो तुक्का कितना हम्म। सटीक हो सकता है, इसमें लक फैक्टर काम कर जाता है, थोड़ी समझ, थोड़ा लक फैक्टर। तो नेट में, लेकिन जेआरएफ के लिए आपके पास समझ होना चाहिए। तो बिल्कुल। इस तरीके से पेपर रहता है, प्लस धीरे धीरे जो पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर पिछले दो पेपर्स की बात करें, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डील करने में बच्चों को सबसे ज्यादा चैलेंज आता है। जैसे हम्म। मैच द फॉलोइंग बढ़ते जा रहे हैं, और मैच द फॉलोइंग में बच्चे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को सही आंसर से, जो उन्हें लगता है, वही गलती कर जाते हैं। तो मैच द फॉलोइंग इजी होने के बावजूद आंसर गलत हो जाते हैं। बच्चे को लगता है हाँ यार, इसका तो ये है, इसका ये है, ये सारे ठीक है, ए का भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आंसर मार्क करके चल देता है वो अगले क्वेश्चन पे। उल्टा जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर सही नहीं मार्क करना होता, हमें हमें मार्क करना होता है बेस्ट आंसर। क्योंकि एमसीक्यू इज अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट द करेक्ट आंसर। Most of the questions will not have a correct answer, but it will have the most related answer or the most correct हम्म। answer. तो ऐसे केस में हमें एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना, खासकर मैच द फॉलोइंग के लिए। तो एलिमिनेट करो और ये देखो कि ये कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता, फिर देखो किस किस ऑप्शन में ये कनेक्शन दिया हुआ है, उनको हटाते जाओ। और आपको आंसर भी ना पता हो, फिर भी आप राइट आंसर कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, अगर सिर्फ आप जो पक्का पता है वो, और जो पक्का पता है कि ये नहीं होगा, उन दो तरीकों से। ये सबसे इजी कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की। दूसरी कैटेगरी होती है असर्टिव रीजनिंग की, जो सबसे चैलेंजिंग कैटेगरी होती है, जो केवल वही बच्चा पकड़ बना सकता है जो इस उम्मीद से
पेपर की तैयारी करता है कि मेरे को असर्टिव रीजनिंग ठीक करनी है। अगर जनरली हम्म। तैयारी करेगा तो असर्टिव रीजनिंग गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनका सेंस बनाना, एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है क्या, और एक स्टेटमेंट दूसरे को राइटली जस्टिफाई कर पा रहा है, ये बताना होता है। राइट। काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है वो। बहुत चैलेंजिंग पड़ जाता है, खासकर जब टॉपिक के ऐसे पार्ट से आता है जो टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको हम्म। बस वो स्टेटमेंट ही कनेक्ट नहीं हो रहा उसके अंदर। तो एग्जैक्टली। बच्चे घबरा जाते हैं, एनजाइटी किक इन कर जाती है बच्चों को। हम्म। तो पेपर के हम्म। दौरान में एनजाइटी ना मैनेज करना, ये उससे भी बड़ी समस्या बन जाता है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने में। बिल्कुल। तीसरा बिल्कुल। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको एक पैराग्राफ सिचुएशन दी होती है जिसमें फिक्स्ड 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ती भी जा रही है। तो 5 क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से, 5 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से पहले आते थे, अब किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं ये 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के। हम्म। जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से आए हुए हैं, तो अब धीरे धीरे ये बाकी चैप्टर्स पे भी जा रहे हैं। तो बाकी चैप्टर्स के इजी पड़ते हैं करने, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। रिसर्च और टेस्टिंग के या क्लिनिकल साइकोलॉजी पार्ट से इसलिए डिफिकल्ट पड़ते हैं क्योंकि केस स्टडी बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, रिसर्च स्टार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो बाकी चैप्टर्स के आना इजी पड़ जाता है इसमें, बट अगर रिसर्च और टेस्टिंग के आते हैं तो वो डिफिकल्ट पड़ जाता है। हम्म। तो इस तरीके से राइट। ये डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करना चैलेंजिंग बन जाता है। और तीसरा सबसे हम्म। बड़ा चैलेंज जो बच्चों को पड़ता है वो है पेपर वन को मैनेज करना। बच्चे हल्के में हम्म। ले जाते हैं पेपर को, या फिर बहुत भारी ले जाते हैं। दो ही चैलेंज क्रिएट होता है पेपर वन के साथ। या तो बच्चा कहता हो जाएगा क्योंकि पेपर देखता है तो इजी लगता है, करता है तो होता नहीं है, या तो ये समस्या आती है। या दूसरी समस्या आती है कि बच्चा शुरू से ही उसको इतना बड़ा बोझ मान देता है कि वो लास्ट के मंथ में उसको उठाना शुरू करता है, और फिर एनजाइटी किक इन हम्म। कर जाती है, इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ूंगा एकदम। एनजाइटी हम्म। रिकॉल पावर को अफेक्ट करती है, क्योंकि एग्जैक्टली। हम बहुत बच्चों सही को बात है। हमेशा कहते हैं कि भाई मेमोरी जो है वो, हम लोग जब पढ़ रहे हैं मेमोरी को चैप्टर के अंदर, तो हम लोगों को इतना समझ होना चाहिए कि भाई मेमोरी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है कॉन्टेक्स्ट से, इमोशन से। एग्जैक्टली। तो राइट। ऐसी चीजों में अगर हमें पता है कि अफेक्ट होती है, तो क्यों ना हम कॉन्टेक्स्ट को समझें बेहतर तरीके से। हम्म। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, कभी बेड पे पढ़ते हैं, कभी कहीं दूसरी जगह हम्म। पढ़ लिया, कहीं तीसरी जगह पढ़ लिया। तो मेमोरी को भी एक डेस्क स्पेस देना चाहिए कि मेरे को इस टाइम पे डिसिप्लिन टाइम का, मतलब दिन में किस समय हम्म। आप पढ़ रही हैं। दूसरा चीज, पढ़ो ज्यादातर उस समय पे जिस समय पे एग्जाम्स होते हैं। बच्चे हम्म। ज्यादातर रात में पढ़ते हैं, ऑल्दो मैं भी रात में पढ़ने वाला हूँ, लेकिन जब मैं एग्जाम के लिए पढ़ता हूँ मैं दिन में पढ़ता हूँ। जनरली मैं, मतलब मैं रात को टाइम खींच लेता हूँ, बट पिछले 1 1.5 सालों से मैं एक्टिवली अपना दिन का शेड्यूल बना रहा हूँ, ना कि रात का। उसका सबसे बड़ा हम्म। कारण है कि बच्चे रात में पढ़ते हैं जी जान लगा के। रात में अलग तरीके का माहौल होता है, बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करती है, बॉडी के अंदर चीजें अलग तरीके से फंक्शन हो रही होती हैं इन कंपैरिजन टू हम्म। डे टाइम में। और एग्जाम होता राइट। है डे टाइम में, तो काफी बार मेमोरी उस चीज की वजह से भी कनेक्ट नहीं हो पाती। हम्म। दूसरा, इमोशन। जब बच्चा तैयारी करता है तो हल्के मूड से तैयारी करता है। एग्जाम टेस्ट अगर लगाता है तो टेस्ट को हल्के मूड से लगाता है, वो घबराता कब है, मार्क्स देख के। हम्म। जबकि अच्छे से तैयारी करके अगर वो मॉक टेस्ट लगाए तो बच्चे को कभी भी चैलेंज नहीं आएगा एग्जाम में। तो हमेशा टेस्ट का टाइम वही रखो जो ज्यादातर आपको लगता है साइकोलॉजी के टेस्ट का होता है। तो मान लो आपको लगता है 11 से 1 के बीच में टेस्ट होता है, तो आप फिर 11 से 1 में कोशिश करें कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। अगर कॉलेज है, हम्म। वर्किंग है, तो फिर उन दिनों पे जिस दिन छुट्टी है उस दिन ज्यादातर सेम टाइम पे करें। तो अपने मेमोरी के अंदर एसोसिएशंस बढ़ाओ, जो लर्निंग से आप चीजें सीख रहे हो उन लर्निंग की चीजों को अप्लाई करो, उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के पास तो इतना अच्छा एज होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड वो जनरली अच्छा कर लेते हैं पेपर वन में। रिसर्च एप्टीट्यूड नेचुरली उनका अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिसर्च की तैयारी वो पेपर टू के लिए करते हैं, तो पेपर टू में एडवांस करते हैं। राइट। सिंपल राइट। उसमें राइट। आता है पेपर हम्म। वन में। कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर बिल्कुल। लेते हैं, ज्यादातर साइकोलॉजी के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में अच्छा कर हम्म। लेते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं हम्म। वो हिंदी का अच्छा कर हम्म। लेते हैं। चैलेंज उनको हम्म। आता है मैथ्स में, रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेंगे। आईसीटी बहुत हम्म। अच्छा होता है साइकोलॉजी के बच्चों का, क्योंकि उन्हें सॉफ्टवेयर्स भी हम्म। यूज करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजिकली थोड़े ठीक रहते हैं। तो आईसीटी अच्छा कर लिया। हायर एजुकेशन में पुअर होते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पुअर होते हैं। आपका कम्युनिकेशन भी बेसिक मैनेज कर लेते हैं, कुछ कुछ चीजें पता है उन्हें, तो 5 में से 2 3 सवाल तो ठीक कर लेते हैं।
तो बच्चे हम्म। एनालाइज नहीं करते कि मेरे को पहले किसको उठाना चाहिए। तो बच्चा पहले किसको उठाता है? हल्के पेपर को। तो मान लो आपका 6 महीने बाद पेपर है, तो आज मान लो मैंने तैयारी करना शुरू करा, तो मैं क्या करूंगा? तैयारी करते हुए मैं सबसे पहले वो टॉपिक उठाऊंगा जो मेरे को आसान लगेगा, या मैं शुरू का टॉपिक उठाऊंगा। हम्म। शुरू के दोनों ही हम्म। पेपर में टॉपिक आसान है, यूनिट 1 भी और आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें भी। दूसरा इजी है, मगर जब पढ़ते हैं हम तो दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यूनिट 1 जब इंडियन पार्ट टच होता है, बच्चे उसको भी थोड़ा समझ नहीं पाते, उसके लिए काफी मेंटल बिल्कुल। सॉर्टिंग चाहिए। और जब टीचिंग हम्म। एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं तो उसमें इतना कुछ होता है, अगर कोई भी किताब खोल लीजिए आप अच्छी से अच्छी भी, तो आप देख के राइट। ये कहेंगे हे भगवान, इतना सब कुछ होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ना चाहें तो इट्स वेरी इजी, बट पहला हम्म। ही टॉपिक ऐसा खोला है जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो दोनों ही तरफ घबराहट पैदा हो जाती है। तो पेपर राइट, 1 राइट, और राइट। पेपर 2 दोनों शुरू करे, और दोनों से क्या शुरुआत हुई? घबराहट। अब क्या होगा? हम्म। बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि घबरा गया। और घबरा गया। दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक शुरू करे हैं। बच्चे को क्या करना चाहिए? टॉपिक ऐसा लेना चाहिए जो हो तो हार्ड पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं। 1 है तो मतलब 1 है, 2 है तो मतलब 2 है। 15 टॉपिक और ये 15 टॉपिक। इसीलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जो टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, ज्यादातर बच्चों को रिसर्च टेस्टिंग, शुरुआत में बच्चा ज्यादा समय लेता है काम करने में, मूड बनाता है, डिसिप्लिन में आता है, तो चीजों को बार बार पढ़ता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा है डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले लेना। जैसे पेपर 2 में रिसर्च को उठाना, और पेपर 1 में भी रिसर्च को उठा लो, दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। तो इस तरीके से बच्चे को थोड़ा सा प्लान करना चाहिए, तो उससे प्रोक्रास्टिनेशन भी बच्चे का गिरने लगता है, वरना बिल्कुल बढ़ता सही। रहता है। दूसरा, डिसिप्लिन जब बच्चा बनाता है, तो डिसिप्लिन वो कैसा करता है? सबसे पहला आप टाइम टेबल देखिएगा ज्यादातर बच्चों का, हाईली इम्प्रैक्टिकल। अभी तक तो 5 मिनट नहीं बैठ पाते, और टाइम टेबल के अंदर 6 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बना लिया। भाई, जब आप अभी तक 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे, तो आप 6 घंटे कल से कैसे बैठ जाओगे? तो बच्चों को हमेशा प्रोग्रेसिव टाइम टेबल बनाना चाहिए, और टाइम टेबल हमेशा अपनी हकीकत से बनाना चाहिए। हकीकत क्या? मेरे को पता है कि मेरे को सिटिंग नहीं दी जाती। मेरे साथ जैसे मैं अगर अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करता हूँ, तो मेरे को सबसे शुरुआती समय में तैयारी करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ऐसे कोई, जैसे मैं अगर अपनी तैयारी की बात करूं, तो मैं गोविंदा की मूवीज लगा लिया करता था अपने अच्छा। सिस्टम पे। और हम्म। ऐसी मूवीज जो मुझे पता है कि बहुत धीमे, एक टाइम के बाद मैं उसको सुनना बंद कर दूंगा। तो ये मेरा तरीका होता था। शुरू के एक हफ्ते मैंने मूवी लगा ली, और देखी हुई है, 10 बार देखी हुई है मान लो, और मेरे को पता है एक टाइम के बाद वो बैकग्राउंड में चली जाएगी मेरे। अब मैं मान लो इसी के कंपैरिजन में कोई लेटेस्ट टीवी सीरीज लगा लूं, मान लो मैं स्ट्रेंजर थिंग्स लगा लूं, और मैं हम्म। देखना शुरू कर दूं, और मैं वो मान लो दिमाग साथ में जाएगा काम भी उधर, दाम उसके साथ दिमाग सर्व दिमाग हो जाएगा। जाएगा। हम्म। हमेशा, जैसे मैं काफी ही ज्यादा मूवीज और टीवी सीरीज देखता हूँ, तो मैं उस चीज को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने का कोशिश करता हूँ अपने शेड्यूल को इम्प्रूव करने के लिए। हर व्यक्ति अलग है, तो उसका स्ट्रैटेजी भी अलग होना चाहिए, गोल क्लियर बिल्कुल। होना चाहिए। आपका गोल है पढ़ना, तो देखो क्या चीजें रोक रही हैं पढ़ने से, और क्या चीजें पढ़ाई की तरफ मूव करा रही हैं। दूसरा राइट, राइट। चैलेंज जो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम्म। इस चीज को लेके, वो ये है कि जब भी बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, वो चीजों को ना करना शुरू कर देते हैं। मम्मी मैं नहीं करूंगा, मैं तैयारी करना शुरू कर रहा हूँ। पापा मैं नहीं करूंगा, मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ। दोस्त मैं तेरे से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे ओनली अवेलेबल ऑन कॉल फॉर इमरजेंसीज। और फिर 10 लोगों के मैसेज आएंगे। इंस्टाग्राम पे एकदम से गायब हो गए हाई एक्टिविटी के बाद में। दोस्तों से एकदम से बिल्कुल। बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं तैयारी के लिए जा रहा हूँ। होता क्या है मैंने भी ये किया है चीज? ये। नहीं, ये मैं कहता हूं बच्चों को यही चीज नहीं करनी आपको। होता क्या है, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हो, देखो दो होते हैं लोग। एक व्यक्ति है जो एकांत में शक्ति ढूंढ लेता है, एक व्यक्ति है जो एकांत में घबराहट पकड़ लेता है। तो बच्चे को अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे पता है, जैसे मूवी मेरे को अच्छी लगती है देखनी, तो मैं उसको यूज कर लेता हूं अपनी तैयारी के लिए। लेकिन मुझे पता है ये बात, और मैं फिर भी उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, तो मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है।
तो बच्चे हम्म। को अगर मान लीजिए एकांत चाहिए, तो एकांत प्रोग्रेसिवली ले। शुरू का 1 महीना धीमे धीमे करो चीजें, एकदम से कहीं से मत हटो, एकदम से कुछ भी। आप मान लो, जैसे मैं हूं, मेरे को बीच में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका वजन बढ़ता जा रहा है, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अब मैं एकदम से मान लो खाना और सारी चीजें पलट दूं, मेरा बॉडी खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा ये बात। मेरे को वॉमिटिंग बिल्कुल। शुरू हो जाएंगे, हो सकता है और चैलेंजेस आना शुरू हो जाए, बिकॉज एवरी चेंज नीड्स टाइम। और अगर हम यही नहीं दे पाएंगे, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड। और टाइम बिल्कुल। टेबल तो खासकर प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मैं बच्चों को कहता हूँ आप 15 मिनट पढ़ने से शुरू करो, तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप, 15 मिनट में क्या तैयारी हो जाएगी, नेट जेआरएफ कितना डिफिकल्ट एग्जाम होता है। मैंने कहा अभी तक तो आप जीरो पढ़ रहे हो, 15 तो जीरो से ऊपर ही होता है। हम्म। आप 15 मिनट हफ्ते भर तक दे लो, हर रोज। बिल्कुल। हम्म। फिर उसको आधा घंटा कर दो, अगले हफ्ते अगर हो जाते हैं, क्या पता 15 भी ना हो। तो 15 से शुरू करो, फिर आधे पे जाओ, फिर आधे को पौना करो, फिर एक करो। और जब एक करने के बाद में आपका माइंड बिल्कुल रेडी हो जाए एग्जाम के लिए, फिर चाहे 6 घंटे का टाइम टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे तक अगर खींच लिया प्रोग्रेसिवली, तो काम हो जाएगा। पर बच्चे क्या करेंगे, शुरू का 1 घंटा पढ़ लेंगे जी जान से, एक दिन पूरा अच्छे से टाइम टेबल फॉलो करेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन टाइम टेबल गायब, कहाँ फटा पड़ा है वो हम्म। पता ही नहीं, कागज का पन्ना। तो ये चैलेंज होता है, इन्हीं चीजों से ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो जाती हैं जो प्रिपरेशन को डिग्रेड कर देते हैं। एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, बट द वे वी प्रोसेस द एग्जाम, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। एवरीथिंग शुड हम्म। बी सिंपल। एग्जाम सिंपल है, राइट। टॉपिक आते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती। बस समय दीजिए, स्टेबल तरीके से दीजिए, डिसिप्लिन तरीके से दीजिए, 15 मिनट भी दीजिए, मगर हर रोज एक ही समय पे दीजिए। हम्म। अगर ये कर लिया, तो फिर आप एग्जाम निकाल जाओगे। अगर 15 मिनट हर रोज एक ही समय पे दे दिया तो। डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज़्यादा ज़रूरत वही है डिसिप्लिन मेंटेन वही करने की। मेरा बहुत गंदा है। हम्म। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, तो इसलिए मैं जानता हूं कि ये चैलेंज कितना मुश्किल हो सकता है और इससे बिल्कुल किस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से निकलना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति रात को लेट सोता है, सुबह जागने में चैलेंजेस होते हैं, अगर वो व्यक्ति एग्जाम टाइम में केवल यही सुधार ले, रात को हम्म। टाइम से सो जाए, सुबह को जल्दी उठ जाए, सिर्फ एग्जाम टाइम में, मैं नहीं कह रहा लाइफस्टाइल चेंज करो अपना, सिर्फ एग्जाम टाइम हम्म। में अगर आप कर लो, वो व्यक्ति टाइम टेबल पे स्टेबल हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजों से स्ट्रेंथ दी जाती है दिमाग को कि मैं कर सकता हूँ चीज, और ब्रेन कहता है कर नहीं सकता, हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट है, आपने 2-3 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कंटेक्स्ट बेस अपना मेमोरी को बनाना, सबसे पहले कंटेक्स्ट सही करना। मुझे लगता है कि हमें टाइम देख कर के पेपर लिखने दे बैठना चाहिए सबसे पहली बात, कि ये 3 घंटे का पेपर है, तो मतलब उस तरीके से हम लोग पहले ही ऑलरेडी मैनेज करके चलें कि कितना टाइम में कितने दे कितनी क्या चीज़ कंप्लीट करनी है, पेपर 1 कितने में करना, पेपर 2 कितने में करना। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एंग्जायटी जब होती है एग्ज़ाम में, जब क्वेश्चन जब 3-4 का पता नहीं लग रहा होता कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, या शायद इसका क्या आंसर है, वो बैक ऑफ द माइंड ना वो दिमाग में चला जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर रह जाए, कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि निकले ना इस बार का 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिसिप्लिन भी सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है मेंटेन करना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया के लिए, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे शायद आप वहाँ पे एक्टिव नहीं रहना चाहते, तो वहाँ से आप हट गए। मेबी बस अपना हिसाब-किताब हो सकता है, किसी को हो सकता है कोई ज़्यादा सोशली एक्टिव हो तो उसको वहाँ से थोड़ा-सा निकलने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, शायद वो सही होगा कदम उस महीने मैं तो ये महीने में? मानता हूँ, आपको मान लो सिगरेट पीने की आदत है, हाँ। और आप दिन में डब्बा खत्म कर देते हो, हुँ। कल से आप पीना बंद कर दो। कोई आपको चेन में बांध दे और दुकानों पे हुँ। मना कर दे कि भाई इसको डब्बा नहीं देना। हुँ, हुँ, आप एक बात सोचिए, वो तो छोड़ देगा, उसको तो रोक दोगे हुँ, पीने से, पर उसकी बॉडी की जो हैबिट बन चुकी है, उसको कैसे ब्रेक हुँ। करेंगे। हाँ, विथड्रॉल सिम्पटम्स क्या करेंगे उनका? सेम चीज सोशल मीडिया के साथ है, या ऐसी कोई भी चीज हुँ। जो अचानक से छोड़ दी जाए, जिसके बिल्कुल। साथ में बॉडी कंफर्टेबल हो चुकी है, उसको एकदम से छोड़ना
कुछ ना कुछ चैलेंजेस ही क्रिएट करेगा, ना कि हम्म समाधान। जैसे पुरानी पिक्चरों में मैं बड़ा हम्म देखता था, मैं हम्म देखता था कि क्या होता था कि एक बुरा आदमी होता था और हम्म वो सबसे बुरे आदमी के साथ काम करता था। पर ये बुरा हम्म आदमी पिक्चर का हीरो है और इसका दिल साफ है, पर काम बुरे करता है। हम्म, तो ठीक। एकदम से इसके जीवन में या तो कोई लड़की आई या कोई घटना हम्म घटी और इसका मन परिवर्तन हो गया। अब ये क्या करेगा? ठीक। एक दिन पूरा एम्पायर का सबसे मैनेज यही करता है, सब कुछ संभालता है बुरे आदमी का एम्पायर। अब ये एक दिन जाएगा उसके पास में और कहेगा कि तुमने मेरे साथ एम्पायर पूरा बना लिया, अब कल से मैं काम नहीं करूंगा। अब उसका तो पूरा चौपट कर दिया काम आपने, क्योंकि आपका हम्म हृदय परिवर्तन हो गया। फिर वो क्या करता है? फिर वो बदला। इसके जीवन में टेंशन पैदा करता है, बदला, रिवेंज। जबकि अगर आपको कोई चीज छोड़नी ही है, आप और हम्म स्मार्टली कर सकते हैं, और हम्म प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, और थॉट ठीक। लगा के कर सकते हैं। उसके क्या हम्म रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, उन चीजों को हम्म बेटर स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। सेम चीज ठीक। यहाँ पे है। अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें सोशल मीडिया की तो कोई गलती नहीं है। हम्म भाई वो तो तब भी वहां पे रहेगा जब आप करोगे इस्तेमाल, आप नहीं करोगे वो तब हम्म भी वहां पे रहेगा। लेकिन जब आप हम्म मन को एक दिन में ही बदल देते हैं और जब आप पढ़ने बैठ जाओ, तो एक दो दिन तो चल जाएगा, फिर तीसरे दिन क्या होगा अंदर से कि यार क्या चल रहा है, मैसेज खोलो, ये करो बिल्कुल। मत। फिर क्या होगा? फिर आपकी सारी एनर्जी अपने आप को सोशल मीडिया से रोकने में लग जाती है। जब राइट। आपकी सारी एनर्जी आपके नेगेटिव चीजों को होल्ड करने में लग गई, तो पॉजिटिव चीजों के लिए एनर्जी नहीं बचती। एंड एग्जाम हम्म एक ऐसी पॉजिटिव चीज है जिसके लिए स्ट्रेंथ फोकस होना बहुत जरूरी है। आसान काम नहीं है पढ़ना, पर आपने ताकत तो अपनी लगा दी बाकी चीजें रोकने में। इसलिए जो भी हम्म करो धीरे धीरे छोड़ो, प्लानिंग के साथ। अब बच्चे क्या हम्म करते हैं, जैसे मेरे पे अभी एक कॉल आया, अब से मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक हफ्ते पहले आया था। कहते मेरा 15 दिन में एग्जाम है, मैं कैसे शुरू करूं, मैंने पढ़ा नहीं है। अब मैं अच्छा। क्या जड़ी जड़ी बूटी घोट के दूंगा, बताओ। हम्म भाई हम अपनी तरफ से मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, हम्म लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं। तो हम्म इसके लिए प्लानिंग चाहिए आपको। अगर एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको चीजें छोड़ के करनी है, तो वो धीरे धीरे आज से छोड़ना शुरू करो आप। ये नहीं कह सकते हम्म कि मेरा एग्जाम मान लो जून में है, मैं फरवरी में छोड़ना शुरू करूंगा और फिर फरवरी के 15 तारीख से एकदम पढ़ना शुरू कर दूंगा मैं, और 1 तारीख को सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं छूट सकता। आज से एक चीज छोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर कुछ पकड़ोगे। अब मेरे हाथ में ऑलरेडी चीजें भर गई। अब आप कह दो कि भाई ये हम्म पकड़ क्यों नहीं रहा कुछ, क्यों पकड़ूंगा जब हाथ मेरा हम्म भरा हुआ है? सो पहले हाथ खाली हम्म करो, फिर दूसरी चीज को पकड़ो। अगर ये कर लिया, राइट। तो फिर ये नहीं, कोई भी एग्जाम दूर नहीं है। फिर तो बस आपको क्लैरिटी चाहिए एग्जाम की, हम्म प्रिपरेशन की। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा हम ना बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये डोपामिन हाइपोथेसिस किस तरीके से काम करता है ना। तो आप थोड़ा सा बताइए, फिर मैं भी उसमें ऐड इन करता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखते हैं, तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर, और क्यों हमारे इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए सोशल मीडिया को छोड़ना, इन डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोगों से कई बारी फेस टू फेस भी मिलते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा हमें सोशल मीडिया से ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस लगती हैं चीज़ें। ऑडियो। बिल्कुल। ऑडियो। बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि ये केवल सोशल मीडिया की बात नहीं है। जीवन में ऐसी हम्म कोई भी चीज जो आपको प्लेजर दे रही है, मान लो मेरी वाइफ कुछ टाइम से मेरे को पुश कर रही है कि मैं रात को मतलब अपना टैब यूज ना करूं। हम्म मेरे को क्या रहता है, मेरी क्लासेस काफी बार लेट हो जाती है, तो मैंने आके खाना खाया, मैं बैठा, तो मेरा एकदम से दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता। और मान हम्म लो मैं बेड पे लेट गया, पर दिमाग रेस्ट पे नहीं है, बॉडी रेस्ट पे है, तो बेचैनी हो जाती है। तो उस बेचैनी को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने कहा टैब यूज कर लेता हूँ, इसको देख के सो जाऊंगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी। और हो जाती है। 1 घंटा लेट हो जाएगा पर सो जाऊंगा। फिर वाइफ ने कहा नहीं नहीं भाई, ये आपको सुधारना पड़ेगा, आप नहीं सुधारोगे तो फिर बच्चों को कैसे कहोगे? मैंने कहा ये हम्म तो सीधी चोट मार दी, ये तो अब करना पड़ेगा मुझे। तो वही फिर मारी मैं जहां लगता। तो मैंने फिर कुछ टाइम से मैं क्या करता हूँ कि मैं रात के टाइम, ऑल्दो उसे कहना पड़ता है एक बार कि इसको बंद ओके। कर दो आप, तो मैं बंद कर देता हूँ और मैं बंद ठीक। करके साइड में रख देता हूँ।
और मैं साइड में हम्म। रख के और कोशिश ये करता हूँ खुद को ये कहने का कि मैंने अपनी इच्छा हम्म। से रखा है। मेरे को वाइफ ने नहीं ठीक है। कहा। मैं बस एक बार हम्म। खुद को ये जरूर कहता हूँ, हाँ मैं अब इसको रख रहा हूँ। रख दिया। हम्म। और मैं जैसे ही बेड पे लेटता हूँ, मुझे लगता है हम्म। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते होंगे मेरे को सोने में। हम्म। जहां पहले मैं इसको यूज करके इतना समय, तो मैं सोचता था मैंने क्या लेट रहे में शायद चैलेंज होगा एकदम से, वो पर ईगो आराम से नींद आ सेटिस्फाई जाती है। होगी ना। तो काफी बार क्या होता है जब हम सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं या कोई और चीज होती है, तो हमें लगता है कि वो हमें प्लेजर दे रही है। ये हम्म। परसेप्शन हमारा रिवॉर्ड का, कि हम्म। हमें लग रहा है कि हमें रिवॉर्ड मिल रहा बिल्कुल। है, ये सबसे चैलेंजिंग चीज है। रिवॉर्ड मिल बिल्कुल। रहा है नहीं मिल रहा है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हम्म। हमको लग रहा है कि रिवॉर्ड मिल रहा है, वो वो चैलेंजिंग परसीव चीज है। उस तरीके से हुआ है। तो राइट राइट राइट, पहले मुझे बिल्कुल बिल्कुल। खुद को इस परसेप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा दैट दिस इज नॉट अ रिवॉर्ड। एंड द हम्म। मोमेंट आई सी दैट इट इज नॉट अ रिवॉर्ड, मेरा बॉडी मेरा माइंड उसमें फ्रिक्शन पैदा होगा। हम्म। वो कहेगा यार इसको तो रिवॉर्ड ही नहीं लगता ये, बट ये तो रिवॉर्ड है यहाँ पे। तो फिर हम्म। उसमें थोड़ा सा क्लैश आता है, तो हल्का सा गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो छोटा सा राइट। गैप इज द अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम दीज डिवाइसेस। क्योंकि अगर कोई चीज डोपामीन रिलीज कर रही है, तो वो तो किसी दूसरे व्यक्ति से गले मिलके भी आ सकता है। बिल्कुल वो किसी बिल्कुल। दूसरे व्यक्ति के हाथ पकड़ने से भी आ सकता है। वो बिल्कुल तो मम्मी बिल्कुल। पापा आपको कहने लगे कि वी आर प्राउड ऑफ यू, उससे भी आ जाएगा। हम्म। आप खुद को बिल्कुल। शीशे में देखो और कहो यार आज तो मैं बढ़िया लग रहा हूँ, उससे भी आपको मिलेगा। हम्म। 2 मिनट खुद बिल्कुल। को कंफर्टेबली देखना शुरू करें, उससे भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम्म। हम जहां से मिल रही है हम उसको छोड़ना शुरू हम्म। कर देते हैं। हम हम्म। डोपामीन और जगहों से नहीं लेते। हम्म। तो हमें पहले डोपामीन और जगहों से लेना पड़ेगा ताकि हमें रिवॉर्ड मिले हमारी बॉडी को। तो मैं उस टाइम पे राइट। खासकर जब मेरे को इस तरह की चीजें छोड़नी होती हैं, मैं बहुत स्मार्टली ड्रेसअप करना शुरू कर देता हूँ खुद को। और ज्यादा बेटर ग्रूमिंग करता हूँ, ज्यादा अच्छे से, हम्म। मतलब और प्रयास करता हूँ चीजों का। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो रहा है, बिकॉज नाउ आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ टू बी रिवॉर्डिंग। राइट। So now when I have a parallel bowl of rewards, now if I हम्म। want I can keep this aside। जैसे छोटे बच्चे ने जिद इट पकड़ कैन बी ली। सब्स्टिट्यूटेड, इट कैन बी यस। सब्स्टिट्यूटेड। तो छोटे बच्चे ने जिद पकड़ ली, मेरे को तो यही चाहिए। अब आपको भी चाहिए ये हम्म। काम करने के लिए पेन। अब बच्चा तो जिद करेगा बिल्कुल। ही करेगा, तो कैसे? तो हम्म। उसको कह दो अच्छा ऐसे कर, ये देखो कितनी अच्छी चीज है, देखो ये खुल भी जाती है बंद भी हो जाती है ना, ये दे दो। वो उसी में लग जाएगा। हम्म। सेम चीज बॉडी के साथ है। आप अगर बच्चे से ये छीन लोगे, वो रोना शुरू कर देगा, और उस बिल्कुल रोने बिल्कुल का बिल्कुल। असर आपके काम पे पड़ेगा। पहले जिस काम बिल्कुल। के लिए पेन चाहिए था वो काम भी खराब हो गया। तो सबसे हम्म। अच्छा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दो चीज को। बिल्कुल। तो ये काफी इस तरह की चीजें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, बट हम्म। खुद के अंदर से वो चीज लाना, खुद बोलना, वो हम्म। जरूरी है। और कन्फ्लिक्ट का टाइम भी डिसाइड करना, अब जैसे आपने कहा ना कि कन्फ्लिक्ट का एक टाइम होना चाहिए डिसाइड करने का। एग्जाम्स का टाइम शायद वो टाइम नहीं है जब आप कन्फ्लिक्ट में जाओ। तो तो उस टाइम पे होगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी जहाँ पे आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है उसको किसी और काम में, पढ़ाई के टाइम पे। बहुत अच्छे तरीके हमने यहाँ पे बच्चों को काउंसल भी कर दिया है, एग्ज़ाम उनको बिल्कुल सही तरीके से एग्जैक्ट डायरेक्शन भी दी है, टेक्निकल पॉइंट्स भी बताए हैं। यस यस, गो ऑन सर। एक्चुअली मेरा मास्टर्स का एग्जाम था, और हम हम्म। लोग 5-6 लोग रहते थे साथ में। हम्म। और अब क्योंकि हम लोग काफी पुराने दोस्त थे, तो खूब चीजें हम्म। फेंका फाकी चलती रहती थी। तो मैं हम्म। उस टाइम पे खासकर ये सोचता था, मैंने कहा यार आराम से मेरे हाथ में ना कुछ लग जाए, क्योंकि मेरे को हम्म। पेपर लिखना है। और हम्म। एक्चुअली एग्जाम टाइम जो ज्यादा होता है वो अपने आप को मेंटली फिजिकली सिक्योर करने का होना चाहिए, ना कि प्रिपरेशन का। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एग्जाम टाइम इज फॉर प्रिपरेशन। नो, टाइम बिफोर एग्जाम इज फॉर प्रिपरेशन। और जो एग्जाम के लास्ट का 1-1.25 महीना होता है, कायदे से हो नहीं पाता हम्म। वैसा, बट कायदे से हम्म। वो हम्म। समय होना चाहिए खुद को सेफ फील कराने का, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो टाइम होता है खुद को बस कनेक्टेड रखने का कंटेंट से, थ्रू रिविजन, राइट। थ्रू प्रैक्टिस। इट्स नॉट फॉर प्रिपरेशन। हम्म। बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू ही 1.5 महीने पहले करते हैं, 2 महीने पहले करते हैं। हम्म। जबकि बच्चे जो एग्जाम्स निकालते हैं, आप उनको देखो,
तो वो जनरली जिसको पता है मेरे को इस बार निकालना है और वो निकालता है, वो छः हुँ, छः महीने लगाता रहता है समय। हाँ, वो एक अलग बात है, आप उससे पूछो तो वो ये कह सकता है कि नहीं, मैंने तो प्रॉपर तैयारी पिछले 3 महीने में शुरू करी। बट एक्चुअली प्रॉपर तैयारी का मतलब है जब उसने फोकस होके एग्जाम के बारे में सोच रहा था। तैयारी तो वो राइट। 6 महीने से कर ही रहा है। हुँ, तैयारी तो हो सकता है साल भर से भी कर रहा हो। तो हम लोग काफी बार सुनना भी यही चाहते हैं, कोई हमको बस ये कह दे कि नहीं यार, 15 दिन में पेपर निकल सकता है, तो अभी जाके और खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सुनना चाहते हैं वही हम सेलेक्टिवली उसी चीज पे हम अटेंशन अपना देने लगते हैं। जबकि कोई हमको ये कह दे नहीं भाई, 15 दिन में नहीं होता है, इट्स, आई एम रियली सॉरी कि अभी सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास में, लेकिन कोशिश करो कि इस 15 मिनट को कैसे इन्वेस्ट करना है अब, इस चीज पे सोचा जाए। लेकिन ये कहना कि 15 मिनट में हो जाएगा, ये गलत है। नहीं होगा 15 दिन में, सॉरी, लेकिन 15 दिन को अब इन्वेस्ट करना तुम्हारे हाथ में है, ताकि डैमेज को कम से कम करा जा हुँ, सके। कंट्रोल ही रह जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये नेट की जो तैयारी मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगता है इसको पूरा ना समझने के लिए और एप्रोप्रिएट तैयारी करने के लिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकें। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। एक-एक बात ऐसे बिल्कुल सही लग रही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने लोगों को काउंसल भी कर दिया, टेक्निकल पॉइंट्स भी बता दिए, किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें वो भी बता दिया। अच्छा हम एक बहुत ही ना रिज़ल्ट बेस्ड बात करते हैं। एक कट ऑफ का डायलेमा होता है और एक होता है नंबर ऑफ पीपल जो कि अपेयर हुए हैं। तो ऐसा जनरली माना जाता है कि जितने ज़्यादा लोग अपेयर होंगे उतना कट ऑफ आपका लो जाएगा और जितने कम लोग अपेयर होंगे उतना ज़्यादा आपका कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है या फिर ये एक सिर्फ भ्रम ही है लोगों के बीच में जो एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली क्या है कि जब एग्जाम का टाइम, मतलब एग्जाम खत्म हो जाता है, तो यूट्यूब चैनल्स पे एक बवंडर शुरू हो जाता है कट ऑफ्स का। कोई कहता है इस हुँ। बार ये जाएगी, कोई कहता है इस बार ये जाएगी, कोई कहता है कम होगी, कोई कहता है ज्यादा होगी। मेरे को सिंपल सी चीज पता है, ना मेरे को पता ना किसी और को पता, किसी को भी कट नहीं ऑफ क्या पता। जाएगी। कोई वो अगर सिर्फ कह नेट रहा वालों है, को पता होता है। वो कोई कह रहा है तो वो तुक्का मार रहा है। देखो, चार लोग हैं, मैं आपसे कहूं हुँ, चार जवाब है क्वेश्चन के, ए बी हुँ, सी डी। अब हुँ, एक तो सही होगा ही होगा, या तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, या तो पुरानी जाएगी या नहीं जाएगी। तो जब चार पांच लोग ये सब कहने लगते हैं तो किसी ना किसी का तो सटीक लगेगा ही, लेकिन पता किसी को नहीं है। ये मेरा पैटर्न मैंने देखा है काफी सालों से। मैं इनफैक्ट काफी एक्टिवली पहले गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था, तो उसका लास्ट हुँ, सीजन फिनाले आना था, तो सब हुँ, लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि फिनाले में क्या होगा। किसी का सही बिल्कुल। नहीं बैठा, उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। सेम इज विद एग्जाम्स एंड कट ऑफ्स, नोबडी नोज। समबडी सेज दे राइट। डू, दे डोंट। बहुत अच्छे से सर आपने बताया कि कैसे ये डायलेमा एग्ज़िस्ट करता है और यूट्यूब पे भी पूरा माहौल सा बना हुआ होता है कि सारे तुक्के लगाने में लगे होते हैं, ये डेट है, इस डेट को आ रहा है। फिर बार-बार ना वीडियोज़ बनती रहेंगी, लोगों की एंग्ज़ायटी को और बूस्ट किया जाएगा। वहाँ से चलो कि किसी को क्या कहना, व्यूज़ वगैरह का तो चक्कर होता ही है, ठीक है। और वहाँ से तो सारे तुक्के लगाने में लगे होते हैं कि इस बार 57% जाएगी कट ऑफ, इस बार 65% कट ऑफ जाएगी। ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा, लोगों शायद हम लोगों को इतना फोकस नहीं करना चाहिए रिजल्ट के ऊपर एंड तैयारी के ऊपर ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि ये शायद लोगों को लगेगा कि ये बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन जो एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है और रिजल्ट का जो प्रेशर होता है उससे डील करना मुश्किल हो जाता है। और कहीं न कहीं अगर लोगों का जब नहीं निकलता एग्ज़ाम, तो वो जो निराशा जो होती है, वो हिट करती है। वो बहुत गलत हिट करती है। तो रेज़िलियंस के बारे में सर थोड़ी-सी बात करेंगे? रेज़िलियंस के बारे में बताइएगा थोड़ा-सा कि जब हमने मेहनत करी, सब कुछ सही गया, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम नहीं निकलता। क्या किया जाए? बिल्कुल।
एक्चुअली जब बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे साइकोलॉजी में, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, निष्काम कर्म। हुँ, यानी कि ऐसा कर्म करना जिससे फल ना जुड़ा हुआ हो, या फल की आशा ना जुड़ी हुई हो। हम लोग समय के साथ में क्या हो गए हैं, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्म ही तब करना चाहते हैं जब उसके साथ कोई फल जुड़ा हो। जैसे आज के समय में ये देखिए हैबिट कहाँ से आती है। हम मैं काफी बार बच्चों को कहता हूँ, एक बार हम लोग एक संस्थान में ट्रेनिंग देने गए हुए थे। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते इंटरव्यू में। हुँ, एक सोशल हुँ, ऑर्गेनाइजेशन थी, और सिलेक्शन नहीं होते हैं बच्चों के, या हो जाते हैं तो एक महीने के अंदर उनको निकाल देते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। तो हमने देखा तो बच्चे वो थे जो फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो संस्थानों से सपोर्ट लिया करते थे। और इंटरव्यूज जब दिया करते थे, तो वो इंटरव्यूज में जब जाते थे तो इतने घबराए हुए होते थे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसी से डिटेरियोरेट हो जाती थी। अब हमने इस हुँ, समस्या का कारण निकाला कि भाई क्या समस्या आ रही है। तो हमको पता चला कि उनको पूरी टाइम, जो उनको जॉब के लिए तैयार करती हैं संस्थानें, उनको पूरे टाइम दो चीजें कराई जाती हैं। पहली चीज तो हर रोज एक गाना शुरू हो जाता है, तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारा जीवन में होगा क्या, इंग्लिश हुँ, सीखोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, ये समय इंग्लिश वालों का है, तुम करोगे क्या। पहली चीज तो ये। दूसरी समस्या, उनको बाथरूम भी जाना होता था तो वो कई बार टीचर से, मैं आए गो टू द वॉशरूम, 10 बार पूछना, रूम में अंदर आने के लिए पूछना, जाने के लिए पूछना। जॉब में चाहिए, मांगते थे ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सके। पर ट्रेनिंग के दौरान में इंडिपेंडेंस का तो आई भी नहीं पता उन्हें। बच्चों को पनिश कर देना अगर वो काम नहीं करके आते, क्लास के सामने पनिश कर देना, जैसे छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं हम यूजुअली। वो एडल्ट्स क्रिएट करना चाहते थे यूजिंग प्रोसेसेस दैट आर मेड फॉर चिल्ड्रन। हुँ, सो इन दिस प्रोसेस द बाय प्रोडक्ट ऑल्सो बिकेम अ चाइल्डिश रिजल्ट। सो हम जब वहां पे ट्रेनिंग देने गए, हमने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई इंग्लिश में, कि सामने वाले को बोल दो इंग्लिश में कि क्या हम हिंदी में बात कर ले, मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हुँ, बस इतना सिखाया हमने उनको। और हमने उनको ठीक। कहा कोई दिक्कत नहीं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं तो कहीं भी इस तरह से इंग्लिश में बात नहीं करता। मैंने कहा मेरे साथ तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। मेरे तो इनफैक्ट में इंटरव्यूज काफी बार ऐसे होते हैं, शुरू होते हैं और वो सामने वाले व्यक्ति ही मतलब बहुत कंफर्टेबली हिंदी में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजें। हाँ, ये जरूर बात है कि आपको ये कहना आना चाहिए विद कॉन्फिडेंस कि मेरे राइट। स्किल्स में कमी नहीं है, हाँ मुझे हुँ, इंग्लिश नहीं आती। और जहां पे वो जिस तरीके के जॉब्स के लिए जाते थे, वहां पे इंग्लिश का कोई काम नहीं था। सेम ये सिनेरियो एग्जाम्स में ले आते हैं। बच्चा सबसे पहले जब तैयारी शुरू करता है, तो वो इसी विचार के साथ तैयारी शुरू करता है कि भाई हम लोग तो, मैं कितने बच्चों से सुनता हूँ सर हम तो एवरेज है पढ़ाई में। और दूसरा चीज, एग्जाम डिफिकल्ट है। हुँ, आपकी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। तो मैंने कहा सवाल तो अच्छा है आपका, मतलब लेकिन इसका एक जवाब नहीं है। ना जवाब हाँ है ना जवाब ना है। एग्जाम तो केवल उसका निकलेगा जो पढ़ेगा, चाहे वो कोचिंग से पढ़े चाहे वो सेल्फ स्टडी से पढ़े। कोचिंग भी एक माध्यम है, जैसे सेल्फ स्टडी भी एक माध्यम है। एग्जाम बिल्कुल। के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होते हैं जो आपके प्रोसेस को सरल कर देते हैं। पर हुँ, पढ़ना तो बच्चे को ही पड़ेगा। मैं उनके बिहाफ पे जाके तो एग्जाम नहीं दे सकता। तो बच्चे को सबसे पहले ये चीज हटानी पड़ेगी कि इस तैयारी के साथ में मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे हुँ, क्या करते हैं, नहीं नेट मैं कितनी, जैसे बच्चे काफी बार नेट के लिए कॉल करते हैं, मैं तो उनको गाइड करके नेट से हटा ही देता हूँ डायरेक्शन से। एक्चुअल में आप सोच के देखिए, मैं कैसे बच्चों से काफी बार मिलता हूँ। बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, नेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो हमने करियर गाइडेंस सेशन लिया। हुँ, तो नेट का उनके करियर गोल से कोई संबंध ही नहीं है कि नेट हो या ना हो। अच्छा।
पर अच्छा। नेट की तैयारी करनी है, क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि आगे किस तरीके की क्लैरिटी चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे आसान चीज को पकड़ लेते हैं। और सबसे आसान चीज हम्म। क्या होती है? एग्जाम की तैयारी। आसान क्यों होती है? क्योंकि करियर का नहीं पता, उससे तो आसान है कि कम से कम एग्जाम का पता तो है कि क्या कर रहे हो, नेट की तैयारी, क्या कर रहे हो, एमफिल की तैयारी, क्या करना है, पीएचडी, क्या करना है, हम्म। ये वो। तो काफी बार बच्चों को समय नहीं दिया जाता अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसकी वजह से समहाउ दे स्टिक ऑन टू अ सर्टेन एग्जाम। और फिर अब ना तो एग्जाम मैटर करता, ना अब करियर गोल मैटर करता। अब यह समस्या आ रही है कि मेरे से निकल क्यों नहीं रहा। तो सारी चीजें लॉस्ट हो गई उस प्रोसेस में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम बच्चों को ये क्लैरिटी देते हैं कि आपको नेट एग्जाम कब चाहिए और कब इस्तेमाल हम्म। करोगे। कितने बच्चे राइट। हैं जो नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं? आप अभी कॉल करके देखिए इतने बच्चों को। एटलीस्ट 60 to 70% बच्चे, मैं श्योर हूं इस बात के, वो नेट का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम्म। आज के समय में। बट नेट निकालना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नेट के साथ में हमने सेल्फ एस्टीम जोड़ लिया है, करियर बूस्ट। जैसे कुछ टाइम पहले गेट का एग्जाम आया, हम्म। सब बच्चों ने गेट के एग्जाम के बारे में कहना शुरू कर दिया कि गेट का एग्जाम मतलब कि करियर जो है हमारा, उसमें दिखाने के लिए कि भाई करियर वैल्यू, तो हमने गेट का हम्म। एग्जाम निकाला है। बच्चों ने एग्जाम्स के साथ में अपनी प्रेस्टीज जोड़ ली है, अपना स्टीम जोड़ लिया है। तुम्हारा नेट का एग्जाम भी नहीं हुआ, अरे क्या करोगे फील्ड में, बताओ, अगर नेट का एग्जाम भी नहीं हुआ? मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या जरूरत है उसमें? there are so many people in the field who are doing so much better than people who have a net qualification and they are doing it without net. बट हम लोगों ने बच्चों के दिमाग में क्या डाल दिया, इवन ये जर्नी शुरू होती है फैकल्टीज से। हम्म। नेट 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 पीएचडी, दो चीजें, नेट पीएचडी, नेट पीएचडी। डज नॉट मैटर। हाँ, हम्म। आपका करियर गोल क्या है? अगर उस करियर गोल में नेट आपको उस करियर तक ले जाता है, देन नेट जरूरी है। बट तब भी आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके करियर के एक कदम के लिए जरूरी है। पर हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चा उससे अपने आप को जोड़ लेता है, अपने ईमान सम्मान को। माँ बाप भी कहने लग जाते हैं, अच्छा आपके बच्चे का नेट हो गया, अच्छा अच्छा, वो हमारे वाला थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है और इस वजह से नहीं हम्म। हो पाया, प्रयास तो कर रहा है, बट चलो देखते हैं क्या रहता है। तो धीरे धीरे हमने क्या करना शुरू कर दिया, बच्चे के अराउंड एक बबल बना दिया, और यही बबल उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। बिल्कुल। जबकि लार्जर लेवल पे, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, नेट एग्जाम डज नॉट मैटर। हाँ, मैटर ये वो करता सिर्फ है कि एक अगर आप, गेटवे खोलता है, इट जस्ट ओपन्स अ हाँ, गेटवे, दैट्स इट। इट ओपन्स अ गेटवे। कितने हम्म। लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का करियर बनाते हैं, उसके लिए नेट निकालने में जी जान लगाते हैं। आप अभी देख लो, वो या तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या काउंसलर हैं, या कुछ कर रहे हैं। तो नेट का क्या इस्तेमाल था उसके लिए? आपको अगर स्कूल में हम्म। टीचर बनना है तो उसके लिए अलग डायरेक्शन है। तो नेट है, पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए राइट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके साथ हमें समझना हम्म। पड़ेगा कि एक हम्म। राइट करियर गाइडेंस अगर हो जाए, और हम्म। बच्चे को ये क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये एग्जाम मुझे देना चाहिए या नहीं, काफी है। आपसे कोई कहने लगे कि नहीं भाई आप गेट का एग्जाम दो, मान लो कोई मेरे से कहने लगे मैंने गेट का एग्जाम कभी नहीं दिया, कहेंगे नहीं आपने गेट का क्यों नहीं दिया, करियर सेल्फ एस्टीम गेट का तो होना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं है। हम्म। सेल्फ एस्टीम मुझसे आता है, करियर मैं बिल्ड करूंगा अपना। गेट का एग्जाम का तो कोई रोल ही नहीं है। मेरे को एमएससी में जाना नहीं है, पीएचडी आईआईटी से करनी नहीं है, तो मेरे को गेट चाहिए हम्म। क्यों? वो एक इंपॉर्टेंट राइट। चीज है जिसको बच्चे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसके लिए फैकल्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। तो ये मेरे को भी, जब मैं स्टार्टिंग में मेरा मास्टर्स हुआ, तो somebody asked मी कि अच्छा तुम्हारा भी नेट नहीं हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं दिया अभी तक। कह रहे नेट नहीं दोगे तो साइकोलॉजी में कैसे करियर बनाओगे? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कैसे बनाऊंगा, मैं खुद कंफ्यूज था। तो फिर मेरी हम्म। जो सुपरवाइजर थी, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस बार पीएचडी का एग्जाम दो अपना। हम्म। मतलब उस समय ड्यू का पीएचडी का एग्जाम होना था जून में, और जुलाई में नेट का पेपर था। तो ठीक। मैंने कहा चलो इस बार तैयारी करके देते हैं। और मुझे कभी कोई अंदाजा नहीं रहा एग्जाम्स का, कौन सा देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए। लेकिन आई फाइंड माई सेल्फ सेटिस्फाइड विद द डिसीजंस दैट आई मेक।
तो यही चीज बच्चों के लिए भी है। डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो, कि कौन सा हाँ। डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना। और बिल्कुल बिल्कुल गलत सही। भी लिया है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हम्म। पेरेंट्स को भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे प्लीज गिरने दो, मुझे प्लीज गलत डिसीजंस लेने दो, अदरवाइज मैं खुद को कैसे संभालना सीखूंगा। ये जिसने भी हम्म। कही है बहुत सुंदर बात कही है कि मुश्किलें ही आदमी को बनाती हैं। लेकिन बिल्कुल सही। मुश्किलों के लिए मुश्किलों को देखना भी तो पड़ेगा ना, मुश्किलों को एक्सपीरियंस भी तो करना बिल्कुल पड़ेगा ना। बिल्कुल बच्चे का बिल्कुल। एग्जाम, बच्चा फेल होता नहीं है, और सबसे पहले बच्चा, पेरेंट, दोस्त सब एक बात कहने लग जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई से एंजॉय योर फेलियर। हम्म। सबको बताओ, मैसेज पे डालो, अटेम्प्ट किया था मैंने, नेट नहीं निकला। जब हम ये डाल सकते हैं कि मैंने किया था और निकल गया, और हम अपना सर्टिफिकेट पेस्ट कर देते हैं, तो हमें ये कहने में हम्म। क्या दिक्कत है, नहीं निकला, किया था, नहीं हुआ, एंड आई लव्ड द एक्सपीरियंस। तो जब तक हम आउट लाउड नहीं कहेंगे, हम उसको खुद से कैसे अपनाएंगे उस चीज को। हम्म। तो ये चीजें हम शांत होके कहते हैं, कोई बात नहीं भाई, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। और हो जाता है तो अरे मेरा तो हो गया, उसको भी कॉल करना, उसको भी कॉल करना, ये करना। मैं तो कहता हूँ उसको भी उतनी ही शान से कहो, नहीं हुआ यार, हम्म। मजा आया मगर पेपर देके, ये तो है। एंजॉय किया। एक्सपीरियंस तो अच्छा होता है यूजीसी नेट का। मैं आपको सही बात बताऊं, यूजीसी नेट का जो पढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत शानदार होता है। आपको साइकोलॉजी का ए टू जेड चीज़ समझा देता है। आपको एग्जैक्टली चीज़ें समझ में आने लग पड़ती हैं, आप कनेक्ट करने लग पड़ते हो, लोगों को समझाने लग पड़ते हो, खुद समझने लग पड़ते हो। मैं कहता हूँ साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये खुद को समझने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और इससे शानदार सब्जेक्ट मैं क्या कहूँ, क्या हो सकता है इससे शानदार सब्जेक्ट। नहीं, इस बिल्कुल। भाई, जो चीज आपको अपने आप को समझने में मदद कर रही है, तो बिल्कुल। उससे बड़ी चीज क्या होगी। और मैं कहता हूं कि जीवन में अपने आप को समझ, मेरे पेरेंट्स ने कभी नेट नहीं दिया, मेरे हुँ। पेरेंट्स ने इवन शिक्षा भी बहुत ज्यादा नहीं पाई हुई है। दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड दे आर हैप्पी टुगेदर, दे फाइट, they do a lot of things, but they enjoy their life. Like the best part that I love about them is that they are always ready to explore, they are always ready to change, राइट, they are always ready to adapt. And that is the thing राइट। that I love about them. And that is what I say to my students. Just enjoy, be a wonderful human being. बाकी सब चीजें एक बाई प्रोडक्ट है इसी चीज का। बहुत शानदार बात कही सर आपने, बहुत शानदार बात कही। वाओ! कितना कुछ हमने डिस्कस कर लिया। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग और भी बातें करें, क्योंकि आप फेलो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। शायद अच्छा, मैं ये बात चलो अब कह ही देता हूँ। हमारी जो फ़ील्ड है ना, साइकोलॉजी की जो फ़ील्ड है, शायद इसे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है इस टाइम पे, कि वो सही तरीके से चीज़ों को दिखाएँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट देखा, पॉडकास्ट की झलक देखी मैंने। शायद आपने भी, अगर आप इंस्टा पे होंगे तो आपको भी लग गया होगा पता। तो मैंने वो पॉडकास्ट पे क्या देखता हूँ, लोग बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि लोगों को सफल होने के लिए फालतू के एंग्जाइटी, फालतू की इमोशंस, मैं कुछ ऐसा सेम चीज़ बोलूँगा तो लोगों को लग जाएगा पता, लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप क्या ये कह के बोलना क्या चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, लोगों को किस डायरेक्शन में डालना चाह रहे हो आप, राइट? ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है ये जो आप कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि जिनके पास वॉइस है, जो बात कर सकते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ते पे डालने के लिए 4 लोग, 36 लोग और खड़े हो जाएँगे। पीपल विद राइट नॉलेज, मुझे लगता है शायद वो पीछे, कहीं न कहीं वो पीछे कतराते हैं, या आई डोंट नो क्या, लेकिन शायद वो सही नॉलेज राइट सामने नहीं आ पाती। मैं आपके साथ बात करके एक चीज़ ये समझ रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, खाली सिर्फ एक नेट का टॉपिक ही नहीं। एंड बीइंग अ फेलो साइकोलॉजिस्ट, मेरे को बहुत सारी चीज़ें अपने पर्सपेक्टिव से भी आ रही हैं, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे गेन करना चाहता हूँ, राइट?
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग और भी पॉडकास्ट करें। अभी इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ही रैप अप करेंगे। एंड हमने बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से बताया कि क्या है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, किस तरीके से इसकी तैयारी की जाती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, खुद को कैसे चेंज करना है। थैंक यू सो मच सर, ये आपने इतना सारी चीज़ें हमको बताई। एंड with the ending note from your side, we'll just end this podcast. बिल्कुल, बिल्कुल। सो सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो स्पेसेस जहाँ पे हम खुद को ज़ाहिर कर सकें, जो हम हैं उसके लिए, Hmm. विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी इंटरप्शंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ कमेंट्स, ये स्पेसेस मिलना भी आज के समय में बहुत चैलेंजिंग है। पहली Very true. शुरुआत तो उन जगहों से करनी पड़ेगी, जो जगहें हमें हम होने का एक तरीके से सम्मान दें, जो सम्मान पेंडिंग है हम सभी के लिए। तो आपके इस पॉडकास्ट ने वही करने का प्रयास किया है और इसीलिए मैं ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी, कि मैंने इस सेशन के लिए हाँ कहा। एंड इट वाज़ अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए हर्षित, थैंक यू सो मच। मेरे को थैंक काफ़ी यू अच्छा सो लगा। मच सर, आपने एग्री किए यहाँ पे आने के लिए, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे नहीं, नहीं। और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा हमेशा कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो, आप सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो। एग्ज़ाम और जीवन 2 हिस्से हैं। हम्म। जिस दिन आप जीवन के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि एग्ज़ाम खत्म नहीं होने वाले हैं। और करियर का मेरे पापा हमेशा कहते थे, "बेटा 8वीं में नंबर ले आओ और लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगी।" फिर मैं 10th में आया तो पापा बोले, "यार पता है 10th के मार्क्स कितने ज़रूरी होते हैं, आपकी लाइफ़ में आप अच्छे बन पाओ, ये पाओ।" मैंने कहा, "बिल्कुल ठीक कह रहे हो पापा।" फिर पापा कहते हैं, "पता है 12th कितनी इंपॉर्टेंट होती है?" मैंने कहा, "ठीक ही कह रहे होंगे, वो मेरे से बड़े हैं, सम्मानीय हैं, मुझे जानते हैं।" तो मैंने कहा, "बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।" तो फिर एक दिन मेरे बैचलर्स में कॉल आया, पापा का एग्ज़ाम चल रहे थे और कहते हैं कि क्लास में किसने टॉप करा? हम्म। तो तुम्हारे कितने नंबर आए? तो मैंने उनको कहा उस दिन ऐसे ही, मैंने कहा, "पापा बैचलर्स में बच्चे टॉप नहीं करते हैं, बैचलर्स में बच्चे पढ़ते हैं।" तो टॉप करने का चीज़ हम लोगों को स्कूल के साथ में छोड़ के आ जाना चाहिए। अब तो हमें सिर्फ़ पढ़ना है, ज्ञान बटोरना। ज्ञान बटोरना है। तो ये चीज़ करने का मौका देती है हमें कॉलेज लाइफ़। अगर मेरी लाइफ़ में मेरे कॉलेज को हटा दिया जाए, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि कॉलेज ने मुझे अहमियत दी है, इसलिए क्योंकि कॉलेज ने मुझे वो जगह दी, जहाँ पे मैं उन लोगों से मिल पाया, जो मेरी लाइफ़ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पाए। मेरे आज के हम्म। समय में ना तो मेरे एग्ज़ाम जो मैंने क्वालीफ़ाई करे हैं, वो मैटर करते हैं, जो मैंने काम किया है, वो मैटर नहीं करता। हाँ, मैंने जो किया, मैं उसमें खुश रहा और जो करूँगा, उसके लिए तैयार रहूँगा। बस ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेम इज़ विद योर प्रिपरेशन। बी राइट। कंफर्टेबल, बी ओपन और फेल होने के लिए भी उतना ही सेलिब्रेशन रेडी रखो, जितना पास होने के लिए है। और राइट। लास्टली जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सो आप अगर अमेज़न पे देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस बुक, यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी। इसी येलो और रेड कवर में ये बुक अवेलेबल है। आप लोग चेक करिए और कभी भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बुक को इसलिए मत लीजिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी है। आप अमेज़न पे मँगाओ, ऑर्डर करो, नहीं पसंद आती, रिटर्न कर दो। रिटर्न में जो है खर्चा वो हमें बेयर करना है। लेकिन तैयारी में कोई कमी रह जाएगी, वो सिर्फ़ आपको बेयर करनी होगी। तो इसलिए किसी भी एक सोर्स को फाइनल मत मारो, मल्टीपल सोर्सेज़ को प्रेफ़र करो और केवल किसी एक व्यक्ति की बात को सही मत मानो। मल्टीपल सोर्सेज़ से जानकारी इकट्ठा करो। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या बेस्ट है, ये आपको बेहतर पता है। एंड विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपफुली आगे आप लोगों से हर्षित के थ्रू मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच हर्षित फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू। Thank you so much, sir. With this, we'll wrap this podcast. Thank you so much for joining. With the ending note, kindly please like, share, subscribe to this podcast, and सर के चैनल को भी चेक कीजिएगा। इनके जो चैनल का नाम है, it is Power Within, and that's it. Thank you so much. थैंक यू सो मच।